हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए। शेयर करना मस्ट है और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको चलते हैं एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है ना, और ये हमारे क्या हो गए, नेक्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है ना। दोनों को ही हमने ब्लू कलर से क्यों बनाया है, क्योंकि इन दोनों पर्सन का जो नेचर है, का जो बिहेवियर है वो क्या है, सेम है। दोनों ही एक ही नेचर के हैं, या कह सकते हैं ये दोनों ही लोग एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। अब आपको पता है यदि आपके फ्रेंड्स का और आपका नेचर, बिहेवियर कॉमन होता है, सेम होता है, तो आपकी काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों का ही नेचर सेम होने के कारण कह सकते हैं कि इनकी बॉन्डिंग कैसी है, बहुत अच्छी है, गुड है, ठीक है ना। इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर जो इनका नेचर है, यहाँ पर जो इनका बिहेवियर है, उसको किससे प्रदर्शित करें, किससे सिग्निफाई करें, किससे दर्शाएं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स पदार्थों के अणु से दर्शाएं। पदार्थ के अणुओं से यदि इनके बिहेवियर के, इनके व्यवहार को पदार्थों के अणुओं से दर्शाते हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही पर्सन एक ही पदार्थ के अणुओं से बने हुए हैं। क्या कह सकते हैं, ये दोनों ही पर्सन एक ही पदार्थ के अणुओं से बने हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये दोनों ही एक ही पदार्थ के अणुओं से बने हैं और एक ही पदार्थ के अणुओं से बने होने के कारण इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक अलग होना चाहता है तो दूसरे का आकर्षण क्या कर देता है, पहले वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स, इट मीन्स आकर्षण बल कार्य कर रहा है, और यह आकर्षण बल क्या कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को एक नाम से जाना जाता है, इसे एक नाम दे दिया गया है, कोहेसिव फोर्स है। उसका क्या नाम है, एग्जैक्टली उस अट्रैक्टिव फोर्स को एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम है कोहेसिव फोर्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर कोई बॉडी हमारी क्या होती है, बनती है, तो उनके अणुओं के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, एक आकर्षण बल वर्क करता है, और उस आकर्षण बल को ही कोहेसिव बल के नाम से जानते हैं। इट मीन्स संसंजक बल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर एक ही पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे हमने वाटर ले लिया, वाटर दोनों ही वाटर क्या है, सेम है। इट मीन्स इसके, इस वाटर के जो अणु होंगे और इस वाटर के जो अणु होंगे, उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा,
कोहेसिव फोर्स ही वर्क कर रहा होगा। यही कारण है एक वाटर को दूसरे वाटर में जब हम मिला देते हैं तो उनके अणु के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है जो कि एक दूसरे को अलग होने से रोकता है। इसी प्रकार से मरकरी में यदि हम मरकरी डाल देते हैं तो उनके अणुओं के बीच में भी यह बल कार्य करने लगता है। नेक्स्ट ग्लू ले लीजिए। इट मीन्स गोंद, एक गोंद है उस पर दूसरा गोंद आप क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। दोनों ही गोंदों के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल ही कार्य करने लगेगा और वह आकर्षण बल का नाम क्या होगा, ससंजक बल ही होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। कौन से सेम पदार्थ लिए गए हैं, कौन सा एक ही पदार्थ लिया गया है। तो जैसे वाटर हो गया, मरकरी हो गया, ग्लू हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। जिस प्रकार से यहां पर 2 पर्सन हमने लिए लेकिन उनका नेचर क्या था, सेम था, ठीक है ना। अब हमने यहां पर एक पर्सन को ब्लू से बनाया, वहीं अदर पर्सन को हमने ब्लैक से बनाया। ब्लू ब्लैक से बनाने का मतलब ये है कि इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, विपरीत। ये दोनों ही विपरीत व्यवहार के पर्सन हैं, ठीक है ना। अब दो विपरीत व्यवहार के यदि लोग आपस में मिलते हैं तो उनमें खटपट भी होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इनके बीच की बॉन्डिंग जो होगी वो नॉट गुड, अच्छी नहीं होगी। लेकिन यदि हमें बाहर जाना पड़ता है और हमें कोई रूम मिल गया और रूम पार्टनर हमारा हमारे बिहेवियर से विपरीत अपोजिट नेचर का मिल गया तो हमारी मजबूरी क्या रहती है, भले ही हमारी बॉन्डिंग अच्छी ना हो, मजबूरी हमारी ये रहती है कि हमें उसी रूम में साथ रहना पड़ता है। इट मीन्स इनकी बॉन्डिंग तो अच्छी नहीं है, स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर, स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर। इनकी बॉन्डिंग अच्छी ना होने पर भी इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, एक ही रूम में रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम वही करते हैं। यदि हम नेचर को किससे सिग्निफाई करें, एग्जैक्टली यदि हम नेचर को मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स पदार्थ के अणुओं से सिग्निफाई करें, दर्शाएं। यदि हम बिहेवियर को पदार्थ के अणुओं से दर्शाते हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही पर्सन भिन्न पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हैं। भिन्न पदार्थ क्यों हो गए, क्योंकि इनका नेचर क्या है, अपोजिट है। इसके पहले में क्या था, नेचर उनका क्या था, कॉमन था, सेम था, इसलिए हमने वहां पर क्या लिखा था, एक ही पदार्थ के अणु से मिलकर वो बने थे। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होने के कारण ये दो भिन्न पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हैं, और दो भिन्न पदार्थों से मिलकर जब बने हैं तो बॉन्डिंग भले ही अच्छी ना हो लेकिन ये एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लोग चाहते हुए भी एक दूसरे को आपस में अलग नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स क्यों अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है, एक आकर्षण बल इनके बीच में भी कार्य करता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स, उस आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स तो कह नहीं सकते, ससंजक बल तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जाना कि ससंजक बल दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच में कार्य करता है। इट मीन्स दो सेम नेचर के यदि होते हैं उनके बीच में कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे तो इनका नेचर अपोजिट हो गया, दो भिन्न पदार्थों से
अलग अलग मिट्टी से ये दो नमूने हुए हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा? एग्जैक्टली उसे हम एडहेसिव फोर्स, इट मीन्स आसंजक बल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने ससंजक बल के बारे में जाना और नेक्स्ट आपने असंजक बल के नाम से जाना। यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, दो भिन्न पदार्थ लेने हैं। फर्स्ट में हमारा सेम पदार्थ था इसलिए हमने वाटर वाटर ले लिया, मरकरी मरकरी ले लिया, ग्लू ग्लू ले लिया, ठीक है ना। यहां पे हमें भिन्न पदार्थ लेने हैं, जैसे कि हमारा वाटर और ग्लास हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जानते हैं, हमारा बोर्ड मार्कर हो गया। मार्कर से हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये मार्कर क्या कर जा रहा है, बोर्ड पर स्टिक कर जा रहा है, चिपक जा रहा है, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्या हैं, क्या सेम पदार्थ हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही अलग पदार्थ हैं। इट मीन्स इन दोनों पदार्थों के अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? एग्जैक्टली असंजक बल कार्य कर रहा होगा। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, पेन पेपर ले लीजिए, ठीक है ना। पेन या पेंसिल से आप पेपर पर लिखते हो, ठीक है ना। पेंसिल पेपर पर या पेन पेपर पर क्या कर जाती है, चिपक जाती है। और ये दोनों ही क्या हैं, विभिन्न पदार्थ हैं। और इन दोनों पदार्थों के विभिन्न होने पर भी इनके अणु क्या कर जाते हैं, आपस में अच्छी प्रकार की बॉन्डिंग बना लेते हैं। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? एग्जैक्टली एडहेसिव फोर्स वर्क करेगा। इसी प्रकार से हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ग्लू और पेपर। किसी पेपर को हमें कहीं चिपकाना होता है तो हम गोंद से चिपकाते हैं, ठीक है ना। गोंद से चिपकाने का कारण यह है कि गोंद के जो अणु होते हैं और पेपर के अणु जो होते हैं उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और इस प्रकार से गोंद जो है वो पेपर पर चिपक जाता है। गोंद की सहायता से पेपर को हम कहीं पे भी चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में असंजक बल कार्य करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलते हैं कुछ और आगे के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके ओके, हमने क्या कर लिया, अब एक पदार्थ ले लिया, ठीक है ना। एक पदार्थ ले लिया और उस पदार्थ का कोहेसिव फोर्स, इट मींस ससंजक बल जो है वो क्या है, अधिक है। और जब किसी पदार्थ का ससंजक बल अधिक होता है, इट मींस उस पदार्थ के जो अणु होंगे उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, जो ससंजक बल कार्य कर रहा है वो बहुत ज्यादा अधिक है। जब वो अपने अणुओं के बीच में ही बहुत ज्यादा अधिक बल से आकर्षित है तो वो क्या अन्य पदार्थ के अणुओं से आकर्षित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का एडहेसिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। एक हमने पदार्थ ले लिया जिसका कोहेसिव फोर्स अधिक है तो हम कह सकते हैं जाहिर सी बात है उसका एडहेसिव फोर्स कम होगा, ठीक है ना। अब इस पदार्थ को यदि हम एक ग्लास में डाल देते हैं, इस पदार्थ को यदि हम एक ग्लास में डाल देते हैं तो यह पदार्थ क्या कर देता है, ग्लास को गीला नहीं करता, ठीक है ना। और क्यों नहीं गीला करेगा? क्योंकि इसमें जो अणु हैं उनके बीच में जो ससंजक बल कार्य कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर हमारा जो भी पदार्थ डाला गया है उसका ससंजक बल क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दो अणु हैं, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होने के कारण क्या ये पदार्थ के अणु ग्लास के अणु से आकर्षित हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे।
बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और जब इस ग्लास के अणु से ये आकर्षित नहीं हो पाएंगे इस पदार्थ के अणु, तो यदि हम इस ग्लास को उल्टा कर दें तो ये जो पदार्थ होगा ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, इस ग्लास पर जरा भी नहीं चिपकेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस ग्लास को जरा भी गीला नहीं करेगा। एग्जाम्पल, इस पदार्थ के रूप में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपने क्या कर लिया, मरकरी को क्या कर दिया, ग्लास में डाल दिया। मरकरी को जब आप ग्लास में डालोगे तो मरकरी को जब ग्लास से निकालोगे तो ग्लास को मरकरी बिल्कुल भी गीला नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी ग्लास के अणुओं के साथ में बॉन्डिंग नहीं अच्छी बनाती है, ठीक है ना। बॉन्डिंग अच्छी ना होने के कारण मरकरी पूर्ण रूप से ग्लास से अलग हो जाएगी। ओके, चलते हैं हम इसका रिवर्स जानते हैं, ठीक है ना। इसका रिवर्स क्या जानते हैं, अब हमने एक दूसरा पदार्थ ले लिया और उस दूसरे पदार्थ का एडहेसिव फोर्स जो है, इट मीन्स असंजक बल जो है वो कैसा है, ज्यादा है। अगर असंजक बल किसी भी पदार्थ का अधिक होगा, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि उस पदार्थ के जितने भी अणु होंगे उनके बीच में जो बल कौन सा कार्य करता है, एग्जैक्टली ससंजक बल कार्य करता है। वो ससंजक बल जरूर से जरूर क्या होगा, कमजोर होगा, जरूर से जरूर कम होगा। यही कारण है कि उस पदार्थ के जो अणु हैं आपस में कम बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि वो पदार्थ किसी भिन्न पदार्थ के अणुओं से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है। इट मींस किसी भिन्न पदार्थ से यदि उसकी बॉन्डिंग देखी जाए, उसका बंधन देखा जाए तो काफी ज्यादा पाया जाता है। इट मींस उसका एडहेसिव फोर्स अधिक है। अब यदि हम इस पदार्थ को सेम पहले की ही तरीके ग्लास में डाल दें, ठीक है ना, ये हमारा ग्लास है, इस पदार्थ को यदि हमने ग्लास में डाल दिया तो क्या होगा, ये जो पदार्थ है इसके मान लीजिए अणु ये हैं, ठीक है ना, इस पदार्थ के अणु ये हैं, इन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स, इट मीन ससंजक बल क्या है, कमजोर है। जबकि इस ग्लास के अणुओं के साथ इस पदार्थ के अणु का जो आकर्षण बल है उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं, वो काफी ज्यादा अधिक है। ससंजक बल कमजोर है और असंजक बल बहुत ज्यादा है। और असंजक बल बहुत ज्यादा होने के कारण यदि हम इस ग्लास को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यदि हम इस ग्लास को पलट देते हैं तो ये पदार्थ बाहर तो जरूर आ जाएगा, लेकिन इस पदार्थ का कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, ग्लास के साथ स्टिक कर जाएगा, ग्लास के साथ चिपका रहेगा। इट मींस कह सकते हैं ग्लास को गीला कर देगा। कह सकते हैं क्या कि यदि हम इस पदार्थ को ग्लास में डालते हैं और फिर ग्लास से इसको निकाल देते हैं तो यह पदार्थ क्या कर देता है, ग्लास को गीला कर देता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इस पदार्थ को एज एन एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे कि हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, वाटर को ग्लास में डाला। वाटर को जब हम ग्लास में डालेंगे तो पानी के जो स्वयं के अणु होंगे उनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। और आकर्षण बल कमजोर है और इसके साथ साथ पानी तथा ग्लास के अणुओं के बीच में जो असंजक बल है, जो एडहेसिव फोर्स है, वो क्या है, ज्यादा है। यही कारण है कि जब पानी को हम ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है, पानी को ग्लास से निकालते समय पानी क्या कर देता है, ग्लास को भिगो देता है। चलते हैं इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
ओके, ये हमारा क्या है, एक बाउल ले लिया, एक बर्तन ले लिया, देख रहे हैं ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है, ठीक है ना। और इस ग्लास में हमने थोड़ा सा क्या कर लिया है, पानी ले लिया है, ठीक है ना। इस ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब इस ग्लास से हम पानी को इस बर्तन में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है ना। ये हमने पानी इसमें डाल दिया। अब हम क्या कर देते हैं, इस पानी को क्या कर देते हैं, निकाल रहे हैं। पूरा पानी हमने देखिए निकाल दिया, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि इस बर्तन में पानी की ड्रॉप्स स्टिक की हुई हैं, पानी की बूंद चिपकी हुई हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना। एग्जैक्टली क्यों चिपकी हुई हैं, क्योंकि जब हमने पानी इस बर्तन में डाला तो पानी के स्वयं के अणुओं के बीच में जो ससंजक बल कार्य कर रहा था वो काफी कमजोर था, लेकिन पानी तथा बर्तन के अणुओं के बीच जो कौन सा बल कार्य कर रहा था, एग्जैक्टली असंजक बल कार्य कर रहा था, वो काफी ज्यादा था। उनके बीच में बॉन्डिंग काफी ज्यादा थी, और जिसके बीच में बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है वो एक दूसरे को अलग करने के सामर्थ्य में नहीं होते हैं। एग्जैक्टली तभी अगर हमने पानी को क्या कर दिया, इस बर्तन से अलग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पानी ने इस बर्तन में अपनी छाप छोड़ दी। इट मीन्स पानी की बूंदें इसमें चिपकी रही। इट मीन्स इस बर्तन को पानी ने गीला कर दिया। पूरी बात आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इट मीन्स यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अब आप ये जान लीजिए। कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि पानी में कोहेसिव फोर्स ले लीजिए, ससंजक बल, और एक तरफ लिख लीजिए एडहेसिव फोर्स, इट मीन्स असंजक बल। तो पानी में जो ससंजक बल होता है वो क्या होता है, वीक होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया है, इट मीन्स कमजोर होता है। और वहीं असंजक बल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स असंजक बल ज्यादा होता है। और दूसरा अगर हमने क्या कर लिया, मरकरी ले लिया, मरकरी का केमिकल सिंबल क्या होता है, Hg होता है। तो मरकरी का कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल कैसा अभी हमने जाना, एग्जैक्टली मरकरी का ससंजक बल अधिक होता है, और वहीं असंजक बल क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। और मरकरी का असंजक बल कमजोर होने के कारण मरकरी को यदि हम ग्लास में डालते हैं, ग्लास से निकालने के बाद मरकरी क्या करती है, ग्लास को भिगोती नहीं है। ओके ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और बातों को भी जानते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, एक ग्लास ट्यूब ले ली, एक ग्लास ट्यूब ले ली, उसमें हमने क्या कर दिया, पानी को भर दिया। ये हमारा क्या है, वाटर है, और ये हमारी क्या है, ग्लास ट्यूब है। एक नली ले ली है और उसमें हमने क्या कर दिया है, पानी डाल दिया है। जब आप इसमें पानी को डालोगे तो अगर हम पूछें कि पानी का जो सरफेस होगा, कौन सा सरफेस, टॉप सरफेस, उसका शेप बता दीजिए, उसका शेप, उसका आकार कैसा होगा, क्या उसका आकार फ्लैट होगा, इस टॉप सरफेस का जो शेप होगा क्या वो समतल होगा। ओके, तो जानते हैं। अब अगर हम यदि एक ग्लास ट्यूब में पानी को क्या करते हैं, डालते हैं, पानी को यदि हम डालेंगे तो हमें पता है कि पानी के जो स्वयं के अणु होंगे, एक ये अणु ले लिया, एक ये अणु ले लिया, इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा, एग्जैक्टली ससंजक बल कार्य कर रहा होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी के जो अणु होंगे, पानी के जो अणु होंगे, यहां पर अन्य कोई पदार्थ कौन सा है, ग्लास ट्यूब है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी के जो अणु होंगे वो ग्लास ट्यूब के अणुओं से आकर्षित हो जाएगा, अपने स्वयं के अणु से आकर्षित ना होकर ग्लास ट्यूब के अणुओं से आकर्षित हो जाएगा। तो
उस आकर्षण से ही पानी की जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है, फ्लैट नहीं रहती है, उसका कोई एक शेप हो जाता है, एक डेफिनिट शेप हो जाता है, एक निश्चित आकार बन जाता है। तो उसी को हम स्टडी करते हैं। और वो हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पानी तथा ग्लास ट्यूब का जहां पर कांटेक्ट होगा वहीं पर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस का अध्ययन करना होगा। इट मींस अणुओं के आकर्षण बल का अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं पानी तथा ग्लास ट्यूब का कांटेक्ट कहां पर है, देख लेते हैं। इसमें यदि आप क्या करते हो, इस ग्लास में यदि आप पानी डालते हो तो पानी तथा ग्लास का कांटेक्ट कहां पर हो रहा है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही तो हो रहा है। तो एक छोटा सा पार्ट यहां पर ही हम छोटे से पार्ट में स्टडी करने वाले हैं अणुओं के आकर्षण बल का। ओके, तो यहां पर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पानी का जो सरफेस है वो भी आ जा रहा है। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। आपको अभी नहीं पता है कि पानी का जो टॉप सरफेस है वो कैसा होगा, तो सिंपल से आपने ऐसा ही मान लिया, ठीक है ना, ऐसा ही मान लिया। ये हमारे ग्लास की क्या हो गई, वॉल हो गई, और ये पानी का क्या हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, ये पानी हो गया। ठीक है, अब देखिए पानी का आप क्या कर लीजिए, एक यहां पर अणु मान लीजिए और एक आप पानी का अणु यहां पर मान लीजिए। ठीक है ना, दूसरा ग्लास का जो अणु है हमने ब्लू कलर का बनाया है वो आपका ये हो गया। ठीक है ना, और अभी आपको पता है कि पानी के स्वयं के अणुओं के बीच में ये एक अणु हो गया, एक ये अणु हो गया, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, एग्जैक्टली ससंजक बल कार्य कर रहा होगा। और वो ससंजक बल क्या होगा, काफी ज्यादा वीक होगा, कमजोर होगा। डाउनवर्ड एरो बना दिया मींस कमजोर होगा। लेकिन इस ग्लास ट्यूब की जो दीवार है उसके अणु तथा पानी के अणु के बीच में जो आकर्षण बल, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा वो कौन सा बल होगा, एग्जैक्टली एडहेसिव फोर्स होगा। और वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में असंजक बल जो है वो ज्यादा ताकतवर होगा। और इसके ताकतवर होने के कारण पानी की सतह प्लेन नहीं रहेगी। तो आखिरकार इसका शेप क्या रहेगा, तो उसको जानते हैं। वेरी सिंपल, हमें पता है कि एडहेसिव फोर्स इट मींस असंजक बल क्या है, ससंजक बल की अपेक्षा अधिक है। ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो अधिक है, ये क्या है, अधिक है। और वहीं नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो क्या है, कमजोर है, कम है। इट मींस हम कह सकते हैं कि पानी का जो लेवल इस तरह से था वो अब इस तरह से ना होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ग्लास की वॉल हो गई। और पानी का लेवल जो है वो ऐसे प्लेन ना होकर, ये डॉट डॉट बनाया ना, ये प्लेन ना होकर कुछ इस तरह से शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर पानी का जो शेप होगा टॉप सरफेस का वो प्लेन ना होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्लास तथा पानी के अणुओं के बीच में एडहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, ज्यादा लग रहा है। ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो ज्यादा है। तो कुल मिलाकर हमें क्या पता चला, पानी का जो सरफेस होता है उसका शेप कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। और पानी हमारा यहां पर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया। इस तरह से कुछ शेप होता है। इस तरह का जो शेप है ये हम कुछ इसको नाम भी तो देंगे। इसका नाम क्या होता है, तो आपने लेंस में पढ़ा होगा कि यदि लेंस में हम पॉलिशिंग किस साइड कर दें, इस साइड कर दें, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, एग्जैक्टली कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही चीज यहां पर भी है। ये हमारा क्या है, शेप कुछ इस हिसाब से है। और जहां पे ये पॉलिश्ड हुआ है वहां पर हमारा क्या हो गया है, वाटर आ गया है। ठीक है ना, तो हम इसका नाम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली कॉनकेव
केव ही कहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे इस साइड पॉलिशिंग थी, वैसे ही इस डायरेक्शन में पॉलिशिंग की जगह हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो इसको कोई और नहीं नाम कॉनकेव ही नाम दिया जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो शेप है, किसी ग्लास में पानी को यदि हम डालते हैं तो टॉप सरफेस का जो शेप बनता है उसको हम कॉनकेव मेनिस्कस के नाम से जानते हैं या कॉनकेव शेप के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके यदि हम ग्लास में पानी को ना डालकर मरकरी को डाल दें, तब यही शेप हमारा क्या बन जाएगा, उसको भी आपको जानना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, ग्लास हो गई। हमने इसमें क्या किया, मरकरी डाल दिया, Hg डाल दिया। फिर वही हम यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना, इसी पोर्शन में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें इसके लेवल को जानना है, इसका लेवल का जो शेप है वो किस हिसाब से बनेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ग्लास ट्यूब की दीवार हो गई। और ये क्या हो गया, इसको हम मरकरी का, ये हो गया हमारा मरकरी का लेवल, ये हमारी क्या हो गई, Hg हो गई। हमें यहीं पर क्या करना है, स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूल मान लेते हैं मरकरी का, एक ये है एक ये है, ठीक है ना। और हमें पता है कि मरकरी के स्वयं के अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, एग्जैक्टली ससंजक बल ही होगा। ससंजक बल वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मरकरी के स्वयं के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, एग्जैक्टली किसी अन्य पदार्थ के अणुओं से वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। तो यदि हम ग्लास में एक अणु ले लें जो कि ये है, ठीक है ना, तो इस अणु तथा मरकरी के अणु के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा होगा, एग्जैक्टली एडहेसिव फोर्स कार्य कर रहा होगा। तो क्या मरकरी के केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं। मरकरी जो होता है वो अन्य पदार्थों के साथ में आकर्षण बल नहीं बना पाता है, कमजोर होता है, असंजक बल कमजोर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ससंजक बल अधिक होने के कारण हम कह सकते हैं कि मरकरी का जो सतह होगा वो प्लेन ना होकर इस तरह से शेप में बनेगा। क्यों इस तरह से बनेगा, देखो ये हमारी क्या थी, ये हमारी ग्लास की वॉल थी। ससंजक बल नीचे की दिशा में बन रहा था जो कि अधिक था, और असंजक बल ऊपर की दिशा में बन रहा था जो कि कम था। तो कमजोर वाले की तरफ हमारी ये लेवल जाएगा कि अधिक बल की तरफ ये लेवल जाएगा। एग्जैक्टली जो बल अधिक होगा उसी दिशा में मरकरी या किसी अन्य पदार्थ का जो लेवल होता है उसी दिशा में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मरकरी का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इसका भी एक नाम होता है। क्या नाम होता है, शेप हमारा कैसे बन रहा है, कुछ ऐसा ही तो बन रहा है। और मरकरी हमारी क्या है, यहाँ पर ये मरकरी है। और आपने पढ़ा होगा लेंस में कि यदि पॉलिशिंग इस साइड होती है तो उसे आप किस नाम से जानते हो, एग्जैक्टली कॉन्वेक्स के नाम से जानते हो। बस पॉलिशिंग की जगह यहाँ पे क्या आ गई है, मरकरी आ गई है। इट मीन्स इसका भी नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स से ही होगा। इट मीन्स इसका नाम कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो जाएगा। ओके, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस या कॉन्वेक्स सरफेस किस कंडीशन में बनेगी, जब हम मरकरी को एक ग्लास में डालते हैं तो मरकरी की सरफेस फ्लैट नहीं होती है, ना ही कॉन्केव होती है। कैसी होती है, एग्जैक्टली कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होता है, ठीक है ना। ओके, तो इतनी बात आपने बिल्कुल अच्छे से जान ली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक को इसी में आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए समझते हैं। क्या समझना है, ये हमने ग्लास ट्यूब ले ली, इसमें हमारा पानी भर दिया, और अभी मैंने बताया पानी को जब भरते हैं तो उसका लेवल कैसा बनता है, एग्जैक्टली कॉनकेव बनता है। तो हमने कॉनकेव बना भी दिया, और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। इसका सरफेस कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। तो अब आपको यहां पर क्या करना है,
पानी के कॉन्केव मेनिस्कस तथा ग्लास ट्यूब का जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट कहां पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, बोर्ड में 2D बना सकते हैं ना, तो यहां पर हमें केवल 2 ही पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर 3D वे से देखा जाए तो बहुत सारे हमें पॉइंट मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे, हमें क्या करना है, मेनिस्कस, जो वाटर का मेनिस्कस बन रहा है तथा ग्लास का जहां पे भी कांटेक्ट हो रहा है वहां पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक स्पर्शी रेखा बनानी है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक स्पर्शी रेखा हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, वॉल हो गई ग्लास की। तो कहना हम ये चाहते हैं कि पानी के मेनिस्कस तथा ग्लास का वो पॉइंट जहां पर पानी का मेनिस्कस कांटेक्ट में हो ग्लास के, वहां पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो उस टेंजेंट तथा ग्लास के बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाता है। इट मींस स्पर्शी कोण के नाम से इसे जाना जाता है। जहां पर भी मेनिस्कस तथा ग्लास का कांटेक्ट हो रहा है उस बिंदु पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। उस टेंजेंट से ग्लास के वॉल के बीच में एक कोण बन रहा होगा, उसको ही स्पर्शी कोण के नाम से जाना जाता है, उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारी वाटर की कंडीशन हो गई। इसी तरीके यदि हम क्या करें, मरकरी ले लें, Hg ले लें, और मरकरी का लेवल कुछ इस तरह से होता है, इसका सरफेस कुछ इस तरह से होता है ना। तो यहां पर कैसे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये 2 पॉइंट हो गए जहां पर हमारा ग्लास मरकरी से कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। और ये ग्लास की क्या हो गई, वॉल हो गई। तो अभी मैंने बताया कि टेंजेंट तथा ग्लास की वॉल के बीच में जो कोण होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पानी को जब हम ग्लास में डालते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कैसा बनता है, 90 डिग्री से कम बनता है। देख रहे हो 90 डिग्री इस तरह से होता है, ये 90 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम हो गया। लेकिन जब हम ग्लास में मरकरी को डालते हैं तो आप देख रहे हो 90 डिग्री ये होता है, ये 90 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है, कुछ इस प्रकार से एंगल बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी के केस में जो थीटा होता है, इट मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। लेस देन 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ग्लास में यदि हम वाटर को डालते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल बनता है, और वहीं मरकरी को जब डालते हैं 90 डिग्री से अधिक बनता है कोण, इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये तो जान गए कि ग्लास में यदि आप वाटर को डालोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, ग्लास में यदि मरकरी को डालोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट कितना एंगल बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, एक तरफ लिख लेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट मींस स्पर्शी कोण, और दूसरी तरफ हम कुछ कंडीशंस को लिखेंगे। यहां पे हमने क्या डाल दिया, थीटा डाल दिया, दैट इज एक्यूट एंगल और द स्पर्शी कोण। इधर हम कंडीशंस को डालते हैं कि यदि हमने परफेक्टली क्लीन ग्लास में प्योर वाटर को ऐड किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, एग्जैक्टली 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और यदि हमने ग्लास में ऑर्डिनरी साधारण जो आप पानी यूज करते हो उसको डाल दिए ग्लास में, तब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, अभी बताया एक्यूट एंगल होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं कि यदि हमने ग्लास में क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, तो हमें पता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, लेकिन एंगल कौन सा होगा, तो 136 डिग्री भी बन जाता है,
138 डिग्री भी बन जाता है, कहीं कहीं 140 डिग्री भी बन जाता है। कहने का मतलब है कि 130 से 140 के बीच में बन जाएगा एंड दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, अब अगर हम यदि प्योर वाटर को किस में डाल दें, प्योर सिल्वर में डाल दें, तब हमारा कितना एंगल बनेगा? ओके, तब हमारा 90 डिग्री बनेगा। इट मींस अगर ये हमारे प्योर सिल्वर की ग्लास हो गई, ये हमारी क्या हो गई? प्योर सिल्वर की अगर ग्लास हो गई, इसमें हमने अगर प्योर वाटर डाला तो इसकी सरफेस क्या होगी? इस तरह से बन जाएगी। ये क्या हो गया? 90 डिग्री फ्लैट सरफेस। कैसी सरफेस बन गई? फ्लैट सरफेस फॉर्म हो गई। ओके, तो इतनी बात तो आपने जान ली। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग कंडीशन में इनकी वैल्यूज को भी जान लिया। अब आप ये जान लीजिए कि यदि हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, कोई भी हम पदार्थ ले लेते हैं, उसके टेम्परेचर को हम वेरी करते हैं, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन अगर हम लाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट पर तापमान का आखिरकार क्या प्रभाव होता है? तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, ठीक है ना, गैस पर चढ़ा दीजिए, टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज कर दिए। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो पानी में बुलबुले छूटने लगेंगे, ठीक है ना। क्यों छूटने लगते हैं? क्योंकि पानी के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, कौन सा आकर्षण बल लगता है? एग्जैक्टली ससंजक बल कार्य करता है। वो ससंजक बल कमजोर होने लगता है। इट मींस हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और आपको पता है कि पानी जब हम एक ग्लास में क्या करते हैं, डालते हैं, तो जो मेनिस्कस बनता है वो कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है। उसकी टॉप सरफेस कुछ इस प्रकार से फॉर्म होती है, जहां पर नीचे डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स होता है, ऊपर डायरेक्शन में क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। अब यही कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है? कम तो है ही, लेकिन अब ये और कम होता चला जा रहा है। जब ये और कम होता चला जाएगा, नीचे की दिशा में जो बल लग रहा है वो और कम होता चला जा रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं एडहेसिव फोर्स और अधिक बढ़ता चला जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि पानी की ये जो सतह है वो और नीचे चली जाएगी और ग्लास के कांटेक्ट में और ऊपर उठती हुई चली जाएगी। पहले अगर यदि आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं किया था, तब अगर सरफेस कुछ इस तरह से बन रही थी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो पानी की सरफेस कुछ इस तरह से बनती चली आएगी। पहले आपका टेंजेंट ड्रॉ कुछ इस तरह से हो रहा था, बाद में आपका टेंजेंट कुछ इस तरह से होता चला जाएगा, जहां पर ये हमारी ग्लास की वॉल है। कहने का मतलब ये है, पहले आपका कोण कुछ देखिए इतना ज्यादा बन रहा था और अब आपका कोण इतना कम बनता चला आ रहा है। थीटा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या पता चला कि तापमान बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स कम हो रहा है और इसके साथ साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसी का रिवर्स वही चीज है, यदि आप टेम्परेचर को क्या करोगे? कम करोगे तो कोहेसिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? वो भी बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ससंजक बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस तापमान के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। कौन? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इतनी बात आपने जान ली। अब हम सिंपल सा बस एक पॉइंट पूछने चाह रहे हैं आपसे, तो जल्दी से बता दीजिएगा। सॉलिड ले लिया हमने, लिक्विड ले लिया और गैस ले लिया, ठीक है ना। जल्दी से बताइए, सॉलिड में जो अणु होंगे उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? एग्जैक्टली आप क्या बताओगे? कोहेसिव फोर्स लगेगा। वहीं लिक्विड में जो अणु होंगे उनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स लगेगा। गैसेस में जो भी अणु होंगे उनके बीच में भी कोहेसिव फोर्स लगेगा। और सॉलिड में जो
अणु होंगे उनके बीच में जो स्पेस होता है वो आखिरकार कम क्यों होता है? क्यों कम होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल जो है, ससंजक बल जो है वो अधिक होता है। वहीं लिक्विड में क्या होता है, इसकी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होता है, लिक्विड में कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल कम होता है। और वहीं गैसेस में देखा जाए तो कोहेसिव फोर्स और ज्यादा कम होता है। गैसेस के अणु कितने दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कम होने के कारण ही उनके अणु दूर दूर होते हैं, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल। इट मींस नगण्य। गैसेस में जो कोहेसिव फोर्स होता है या ससंजक बल होता है वो नगण्य होता है या नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो इतनी बातें आपने समझ ली। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस से इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। इन सारी बातों को आप एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश कीजिए, रटने की बिल्कुल मत कोशिश कीजिए। कई हद तक मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आप एक बार नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा आप इस लेक्चर को अगर देखोगे तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना तो जरूर से जरूर मस्ट है। ओके, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।